यह छोटा बच्चा इस बात से अनजान था कि उसका परिवार उसके पिता और खुद के लिए कम हो गया है। उसके सामने लकड़ी के घोड़े के साथ एक चाकू फंसा हुआ था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका फैसला उसकी जिंदगी और मौत खुद तय करेगा। बच्चे के स्वभाव के कारण वो अनजाने में लकड़ी के घोड़े के पास जाता है। हालांकि तलवार की ठंडी चमक ने उसे अंदर खींच लिया और उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, यानी वो अभी भी जीवित रहेगा। होंग वेंडिंग बच्चे का नाम था और उसके पिता होंग शी एक नियमित व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि शाओलिन के शिष्यों और टियानडी एसोसिएशन के सदस्य ने किंग और मिंग राजवंशों को उखाड़ फेंकने की साजिश रची और यह होंग शी ही थे जिन्होंने अदालत को सबसे अधिक भयभीत किया। उनकी प्रतिष्ठा के कारण हांग परिवार को 7 पीढ़ियों का विनाश सहना पड़ा। आधिकारिक होंग शी कई परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के बाद वेंडिंग के साथ जाने के लिए तैयार होता है। उनके छोटे शिष्य मानिंग ने दौड़ लगाई और जो कुछ उनके साथ हुआ था उससे बहुत दुखी होने का नाटक किया। उसने पहले ही गुप्त रूप से दरबार में शरण ले ली थी और उसने होंग शी को फंसाने की योजना बनाई। मानिंग की आस्तीन से छिपे हुए हथियार दागे गए और घात लगाकर बैठे हथियारे भी सामने आए। हंगामे के दौरान पीठ में बंधा बच्चा नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से होंग शी ने मानिंग को उसे विकृत करने से रोकने के लिए जल्दी से उसे वापस खींच लिया। उसने एक हाथ में बच्चे को पकड़ रखा था जबकि दूसरे हाथ से घातक प्रहार किया। कई हथियारे पल भर में तार में तब्दील हो गए। जानलेवा हमलों की एक श्रृंखला के बाद केवल मानिंग ही रह गई। मानिंग का कुंग फू हमेशा एक छोटे शिष्य के रूप में होंग शी से कमतर था। यह भाईचारा नरसंहार वर्षों की ईर्ष्या के बाद हुआ। मानिंग बार बार हारी थी। अंत में होंग शी ने मानिंग के पेट में वार किया। बहुत खून बह रहा था और वो जमीन पर गिर पड़ी। एक पल में 8 साल बीत चुके थे। वेंडिंग को हर जगह होंग जिगुआन ने ले लिया था। पैसे की तंगी होने पर भी यह सुरक्षित था। वो वेंडिंग को अपने भाई की देखभाल के लिए सौंपना चाहता था, लेकिन उसके भाई ने पहले ही अदालत को आत्मसमर्पण कर दिया था। घात में होंग शी को हमलावरों से निपटना पड़ा। वेंडिंग को पढ़ाते हुए भी उसे तेज और सटीक होने की जरूरत है, फिर भी वो दिल से उदार नहीं होता। बड़े प्रयास से होंग जिगुआन सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम हुआ। दर्शकों की दहशत भरी निगाहों में पिता और पुत्र का तेजतर्रार पलायन हुआ। उन्होंने एक धनी व्यापारी का ध्यान खींचा। इस धनी व्यापारी के लिए माविल डुओ उपनाम था। उसने केवल वही कार्य किए जिससे उसे लाभ हुआ। उसकी निगाह रेडबीन महिला की ओर खींची गई थी जो अपनी मां को दयनीय तरीके से दफनाने के लिए खुद को बेच रही थी। उसके बगल के आदमी के साथ उसका संघर्ष था, लेकिन वो केवल रियायतें दे सकता था। उसने अपने बेटे और उसे देखकर होंग शी को अपना अंगरक्षक बनने के लिए कहने के लिए अपना सिर घुमाया। होंग शी शर्मिंदा थे, लेकिन अपनी खराई बनाए रखने के बजाय पूरा खाना खाना ज्यादा जरूरी था। यह दयनीय लाल बीन वास्तव में एक मतलबी महिला थी। माँ बेटी पिछले कई दिनों से वारदात को अंजाम दे रही थी। कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक रात में 7 लोगों के घर से सब कुछ चुरा लिया। हालांकि कल्याणकर्ता जो अज्ञानी और धनी दोनों थे, इसे देखने में असफल रहे। होंग शी पहले ही ऐसा कर चुके थे। दूसरी ओर रेडबीन की मां ने मरने का नाटक किया था और अब जलाओ लकड़ी के कमरे में इंतजार कर रही थी। रेडबीन के पूरे भार के साथ लौटने और उन्हें समान रूप से विभाजित करने के बाद वो जल्द ही उठ खड़े हुए। यदि एक मोती भी शेष रह जाता है तो उसे मोती के चूर्ण में पीसकर 2 भागों में विभाजित करना पड़ता। क्योंकि रेडबीन व्यवसाय के कब्जे को चुराने से पहले होंग शी की क्षमताओं से अवगत थी, उसने उसकी जांच करने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से रेडबीन भी कुंग फू का मास्टर था। उसने कहा कि वो उसके लिए नए कपड़े बनाएगी और उसे उसका आकार मापने की जरूरत है, लेकिन इसके बजाय उसने होंग शी पर हमला कर दिया। उसे विश्वास था कि वो जीत गई है, लेकिन चतुराई खुद पर हावी हो गई थी और वो अचानक होंग शी उस पर हावी हो गई थी। उसके छायाहीन पैरों ने उसकी पहचान का खुलासा किया, भले ही वो रेडबीन के अंदर और बाहर जानती थी। रेडबीन के उपहास के सामने होंग शी केवल कमजोरी प्रकट कर सकता था। उसने कहा कि जब तक रेडबीन उससे संतुष्ट थे, वो अपने स्वयं के व्यवसाय पर ध्यान देंगे। दूसरी ओर माविल डुओ का बेटा पूरी तरह से दुखी होता है जब उसने वेंडिंग को बुनियादी कुंग फू का अभ्यास करते देखा। यहाँ तक उन्होंने अपने जियोलिन मंदिर के साथियों को एक पत्र भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल किया। वो इस बात से अनजान था कि शाओलिन मंदिर इस समय एक भयानक आपदा का सामना कर रहा था, क्योंकि जियोलिन मंदिर के मठाधीश द्वारा 5 शिष्यों की पीठ पर खजाने का टैटू गुदवाया गया था। शाही दरबार ने खबर सुनने के बाद शाओलिन मंदिर को घेरने और दबाने के लिए सेना भेज दी। हंगामे के बीच मठाधीश ने मंदिर में रह रहे 4 बच्चों को पीछे के प्रवेश द्वार से बाहर निकाला। लड़ाई के दौरान एक स्टील का रथ आसमान से गिरा। बाहर एक बदसूरत आदमी आया जो पीली मिट्टी में लिपटा हुआ प्रतीत होता था, फिर भी अजेय था। वो मैनिंग निकला, जिसे 8 साल पहले होंग शी ने नहीं मारा था। पश्चिमी क्षेत्रों के एक राक्षस भिक्षु द्वारा बचाए जाने के बाद उन्हें इस रूप में बदल दिया गया था। उन्होंने पाया कि कोई खजाने का नक्शा नहीं था और फिर एक घर लौटने वाला कबूतर शाओलिन मंदिर में उड़ गया। टैटू बनवाने वाले 5वें शिष्य माविल डुओ के बेटे थे। इस अप्रत्याशित गलती के कारण इन दुष्टों को पता चला कि खजाने का नक्शा मा परिवार के गाँव में है। शाओलिन मंदिर से भागे 4 भाई उसी समय मा हाउस में जमा हो गए। वो माविल डुओ के बेटे के निर्देशन में लड़ने के लिए वेंडिंग की तलाश में गए। बस वो सहन करें जो सहन करने योग्य है, और यदि ऐसा नहीं है तो आपको इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बताया गया था। वेंडिंग के पास अपनी असली कुंग फू क्षमताओं को प्रदर्शित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हवा में अपनी जंगली दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। परिणाम निर्धारित होने के बाद वो अपने विरोधियों को ठीक करना नहीं भूले। एक छोटे बच्चे के लिए इस तरह की परिष्कृत मार्शल नैतिकता का होना असामान्य था। वेंडिंग इस तरह 7 बच्चों के समूह के नेता के पद पर चढ़ा। होंगमेन यह एक बचकाना शो था जो आकार लेने लगा था। रेडबीन के साथ माविल डुओ की शादी जल्द ही आ रही थी। लाल बीन को माँ परिवार के लिए समस्या पैदा करने से रोकने के लिए होंग जिगुआन और उसका बेटा उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े थे और कोई भी उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकता था। रेडबीन आज रात कमरे में काम करने की तैयारी कर रही थी। गर्म टिन की छत पर बिल्ली की तरह घूम रही थी। उसकी जैसी शरारती महिला जानबूझकर चिल्लाई। होंग जिगुआन, जिसने गलती से मान लिया था कि एक बुरा व्यक्ति प्रकट हो गया था, भाग गया। अप्रत्याशित रूप से यह सिर्फ रेडबीन की चाल थी।
उसने होंगशी को बिस्तर पर धकेल दिया और चिल्लाया कि उसने उसके साथ मारपीट की है। होंगशी हैरान रह गई और उसे बिस्तर से बाहर फेंक दिया। ध्वनि सुनने के बाद आने वाले लोग स्वाभाविक रूप से लाल बीन की ऑस्कर योग्य अभिनय क्षमताओं से ठगे गए थे। होंगशी बहस नहीं कर सकता था, इसलिए वो सबकी डांट के बीच चुपचाप माँ के घर से निकल गया। वेंडिंग ने निहित किया कि उसे रेड बीन से प्यार करना चाहिए, क्योंकि होंग जिगुआन ने हमेशा उसे दुश्मन से निपटने के दौरान अडिग और अडिग रहना सिखाया था। लेकिन रेड बीन के सामने सब कुछ बदल चुका था। वो अन्य लोगों की योजनाओं को कम आंकने में उस्ताद थी। आधे रास्ते में उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में अधिकारी और सैनिक माँ परिवार के पास आ रहे हैं, क्योंकि होंगशी को रेड बीन की चिंता थी और वेंडिंग को अपने छोटे भाइयों की चिंता थी। वो अच्छी तरह से मिल गए और माँ परिवार में लौटने का फैसला किया। माँ परिवार इस समय असुरों का क्षेत्र बन गया था। हाथापाई में वयस्कों की एक एक करके मौत हो गई। रेड बीन की माँ के भेष में इस मामले का सामना करने से पहले उनके पास अभिनय करने का समय था। उसे लेटना पड़ा और मृत होने का नाटक करना पड़ा, और बाकी सभी ने भी ऐसा ही किया। हालांकि उसे नाटक करते हुए पाया गया, इसलिए रेड बीन की माँ के पास जल्दबाजी में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से होंगशी और उनका बेटा इस समय पहुँचे और इन अधिकारियों और सैनिकों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। कमरे में रेड बीन माँ वेलडुअर के गले में खजाना चुराने में व्यस्त थी। जब उसने बाहर हत्याकांड देखा तो उसने कुछ सामान पकड़ा और भागने को तैयार हो गई। माँ निंग ने भी 5 बच्चों की खोज की। केवल माँ वेलडुअर का बेटा, जो तेज तर्रार था, बच गया और होंगशी ने उसे बचा लिया। उसने उसे अपने कान में 5 लोगों के पीछे छिपे खजाने के नक्शे के बारे में बताया। माँ निंग ने स्टील के रथ से छलांग लगा दी। उसने विजयी रूप से घोषणा की कि उसने पुनरुत्थान कवच प्राप्त कर लिया है। आधिकारिक होंगशी ने अपने बेटे को एक हाथ में और दूसरे में सुनहरा भाला पकड़े हुए अपनी पुरानी चाल का पूर्वाभ्यास किया। पर आज का दिन अलग था। माँ निंग अब असुरक्षित नहीं थी। जब रेड बीन ने वेंडिंग को गिरफ्तार होते देखा तो वो होंगशी की मदद के लिए निकल पड़ी। हालांकि एक आधिकारिक टोपी पहने हुए अधिकारी ने उसके सीने में एक छिपे हुए हथियार से प्रहार किया। होंगशी, जो अधिक संख्या में थे, ने महसूस किया कि वो जीत नहीं सकते। वेंडिंग की नजर में होंगशी पहले ही पीछे हट सकते थे। रेड बीन एक बर्बाद मंदिर में कोमा से जागी, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसने अनुचित तरीके से कपड़े पहने थे। समय रहते उसे बचाने के लिए होंग जिगुआन ने उसके कपड़े खोल दिए और छिपे हुए हथियार को बाहर निकाल लिया और कहा कि वो उसके लिए जिम्मेदार होगा और उससे शादी करेगा। रेड बीन गुप्त रूप से खुश था, लेकिन बाहरी रूप से दंडित किया गया था। होंग जिगुआन ने उसे सूचित किया कि अब वो उसे बचाने के लिए वेडिंग द्वारा छोड़े गए गुप्त संकेत का पालन करने जा रहा है। फिर वो इसे नए साल की पूर्व संध्या पर न्यू परिवार के गांव में रेड फ्लावर पवेलियन में पहुंचाएगा और इसे इंटरफेरिंग मास्टर को सौंप देगा। यह खजाना तियानडी के सहयोग से किंग राजवंश को उखाड़ फेंकने और मिंग राजवंश के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। इस बिंदु पर रेड बीन की मां पहुंची और पता चला कि उसकी बेटी इस आदमी से शादी करने जा रही थी। उसने कहा कि वो सगाई की गिल्ट में 88,000 चाहती थी, जो एक पर्याप्त उन्नत विचार था। उन्हें वेंडिंग और अन्य बच्चों को बचाना पड़ा क्योंकि वो एक परिवार थे। उसने जेल के द्वारपाल से कहा कि वो दिन में रात के कपड़े पहनकर उसे अपने खंजर से अंदर आने दे। रेड बीन की मां ने घोषणा की थी कि वो किसी भी चीज से नहीं डरती थी, लेकिन अब वो मेकअप वाले आदमी से डरती थी। वो केवल पागल काम कर सकती थी और अपने पीछे सुव्यवस्थित टीम को देखकर भाग सकती थी। रेड बीन की मां को अगले सेकंड बच्चों के साथ कैद कर लिया गया। होंगशी ने जल्दी से जेल की दीवार को नष्ट कर दिया और बच्चों को मुक्त कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि रेड बीन की मां जमीन पर मुंह के बल गिर गई थी, उसे अब लटकाया नहीं गया था। इस समय मां निंग एक स्टील के रथ में दिखाई दिया। जब होंग जिगुआन इस बग से जूझ रहा था, वेंडिंग ने एक मौन प्रस्ताव में शाओलिन के 3 शिष्यों का नेतृत्व किया। मेकअप के साथ आदमी को जमीन पर गिराने के लिए छोटे गोल मटोल बच्चे की मदद से उन्होंने सही अंत हासिल किया। होंगटे की मां को बच्चों को दूर ले गई। होंग जिगुआन ने मानिंग को पटक दिया। इस स्टील के रथ में कई तंत्र थे। न केवल ब्लेड बल्कि बर्तन के ढक्कन भी जारी किए जा सकते थे। हालांकि होंग जिगुआन आसानी से सभी से बच सकता था। मानिंग की ओर अपने लंबे लांस के साथ होंगशी ने मानिंग के चेहरे से समुद्री शैवाल का मुखौटा हटाने का इरादा किया। मानिंग, जो अजेय थी, सबसे मजबूत समर्थन रथ पर चढ़ गई। उसने एक बार फिर होंग जिगुआन पर हमला किया, जो मजबूत टर्बोचार्ज पावर से प्रेरित था। दुर्भाग्य से होंगशी को चोट लग गई क्योंकि वो उसे चकमा नहीं दे सका। दूसरी ओर उनका सुनहरा भाला बेकार नहीं था। यह खिंचाव, मोड़ और ढेर कर सकता था। वो तुरंत एक उलझी हुई छड़ में बदल गया, जिसका उपयोग मानिंग को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। फिर उसने अपने साथ लाए हथगोले जलाए और मानिंग के साथ नरक में जाने की तैयारी की। इस बिंदु पर वेंडिंग दौड़ा। उसने उसके साथ मरने पर जोर दिया। होंगशी के पास उसे तेजी से बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। होंगशी ने मानिंग के टखने में अपने सुनहरे लांस से वार किया जब उसने भागने का प्रयास किया। उत्कृष्ट दृष्टि और तेज हाथ वाले वेंडिंग ने मानिंग के नीचे हथगोले रखे। विस्फोट से मंदिर तबाह हो गया, लेकिन पिता और पुत्र भागने में सफल रहे। वे नए साल की पूर्व संध्या पर न्यू परिवार के गांव पहुंचे और पाया कि यह ऊंचा हो गया है। एक अजीबोगरीब मोम की आकृति से भरी घंटी टॉवर में वो पश्चिमी शैली की पोशाक पहने एक अजीब आदमी से मिले। सभी ने उनकी मदद से जल्द ही लाल फूल मंडप की खोज की। कुसुम फड़फड़ाते हुए सफेद कपड़े पहने युवकों का एक झुंड दिखाई दिया। इन लोगों ने अपनी तलवारों से एक पुल बनाया और चेन जिन्नान ने सामने आने के लिए उस पर कदम रखा। आप जल्दी मरते हैं या नहीं? जब आप पहली बार दिखाई देते हैं तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसने एक बड़ी तलवार भी निकाली जो लोहे की तरह मिट्टी को काट सकती थी, यह जानने के बाद कि मानिंग के पास उसका अपना शौक था। चेन जिन्नान ने शाम को मानिंग के आने का इंतजार करने के लिए एक लड़ाई की व्यवस्था की। एक विशाल धातु की गेंद उनके अंदर पटक दी, जिससे अंदर हॉकिंग पुरुषों का एक झुंड दिखाई दिया। तियानडी एसोसिएशन के सदस्य, जिन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, प्रतिक्रिया देने से पहले उन्हें मार डाला गया। चेन जिन्नान ने बड़ी तलवार उठाई और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि समय लगभग पूरा हो चुका है, वो उड़ गए। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोहे की ढाल की बाधा के पीछे मानिंग का स्टील का रथ अचानक बाहर निकल आया था।
मा निंग को पुनर्जीवित किया गया था, इस बार खून से भरा हुआ था और उसने चाकू को फिर से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया था। चेन जिन्नान, जो केवल कुछ ही मिनटों के लिए खेल रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें खेल से बाहर होना पड़ा। रेड बीन की मां इस समय बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बता रही थी। चेन जिन्नान के शव को अदालत के अधिकारी दरवाजे पर लाया गया। बच्चों की रक्षा के लिए रेड बीन की मां को उनसे लड़ना पड़ा। जब होंगशी समय पर पहुंचे तो रेड बीन की मां ने जल्दी से बच्चों को पकड़ लिया और घंटी टॉवर की ओर दौड़ी। दुर्भाग्य से उन्हें रास्ते में हथियारों का सामना करना पड़ा। रेड बीन की मां ने उन्हें 2 हाथ वाले दांत से सेकंडों में मार डाला। इस अवधि में अवलोकितेश्वर का उपनाम अच्छी तरह से अर्जित किया गया था। 8 सशस्त्र अर्हत होने का दावा करने वाले सैनिकों ने उनका पीछा किया। 8 सशस्त्र अर्हतों ने एक दूसरे पर गोली चलाने के साथ ही अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया। इस नौकर द्वारा चुपके से हमला किया गया था। दूसरी ओर रेड बीन की मां ने वापस लड़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि 8 भुजाओं वाला अर्हत पूरी तरह से मारा गया था, शिशु की रक्षा के लिए उस पर भी हमला किया गया था। रेड बीन के आलिंगन में उनका निधन हो गया। जब होंगशी आखिरकार मेकअप मैन को हल करने के बाद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब दुखी थे। इस बिंदु पर मा निंग उग्र रूप से दौड़ पड़ी। हर कोई घंटी टॉवर के शीर्ष पर भाग गया, जबकि होंग जिगुआन ने उससे लड़ाई की। वेन डिंग और होंग जिगुआन दोनों ने गोल्डन लांस पकड़े हुए आपसी समझ में एक साथ काम किया। मा निंग उत्तरोत्तर हार गए क्योंकि उन्होंने हमला किया था। अपने चारों ओर चिंगारी और बिजली के उड़ने के साथ होंग जिगुआन ने पाया कि मा निंग की जीवन शक्ति उसके चेहरे पर थी। जब तीनों आपस में लड़ रहे थे तो घंटाघर का अजनबी दिखाई दिया। वो कॉक मास्टर निकला जिसकी हर कोई तलाश कर रहा था। पिता और पुत्र को रेड बीन और अन्य लोगों के साथ उसकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दिया गया। मा निंग ने अप्रत्याशित रूप से गोल मटोल बच्चे को नीचे खींच लिया। इस बात के बावजूद कि चब्बी की जान बचाने के लिए सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी। वो नीचे गिर गया। सौभाग्य से कॉक मास्टर उड़ गया और उसे पकड़ लिया। होंगशी ने मा निंग की बाध्यता के बावजूद रस्सी को रोलिंग एक्सल से बांध दिया। वो झूल रहे लोगों को झकझोर देता है। होंग जिगुआन को पीट पीट कर मार डाला गया था जब हर कोई अब खतरे में नहीं था। रेड बीन बच्चों की रक्षा के लिए अकेले दौड़ी। वेन डिंग ने लोहे की छड़ उठाई और मा निंग की आंखों में प्रहार किया। जब होंगशी जाग गया तो वो भाग गया और नीचे गिरने से पहले मा निंग को पकड़ लिया। वेन डिंग ने जिस रस्सी को नीचे फेंका था उसे पकड़ने के बाद होंग जिगुआन ने यू टर्न लिया। उन्होंने नो शैडो लेग्स मार्शल आर्ट मूव के साथ एक बार फिर मा निंग को लात मारी। बड़े सल्फ्यूरिक एसिड पूल में गिरने के बाद उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसके बाद होंगशी ने 5 बच्चों की पीठ के पीछे खजाने के नक्शे को दोहराया। उसका इरादा दक्षिण की ओर जाने और तियानदी भाइयों को देने का था। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के टैटू हटाने के लिए औषधीय लकड़ी का इस्तेमाल किया। बच्चों को उनके माता पिता के पास लौटाने के बाद वो वेन डिंग और रेड बीन के साथ चले गए। CCTV 6 की प्रतिनिधि फिल्म द न्यू लेजेंड ऑफ शाओलिन्स 5 एंसेस्टर्स। आइए जानते हैं जेट ली कितने हैंडसम यंग मैन थे। साथ ही जी मियाओ की बचकानी क्यूटनेस और क्यू शुजेंग की प्यारी सुंदरता। इसे 90 के दशक में एक बेहद सफल व्यावसायिक फिल्म माना जा सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली बार मिलेंगे।